अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़। पहला लफ्ज़ आपके जहन में क्या आता है जब हम कराची की बात करते हैं? हालिया दौर में तो इसके मसाइल ऑफ कोर्स, कोई बात करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, पानी ना होने की, सड़कें टूटी होने की। कभी एक ज़माने में पहली चीज़ जो आपके जहन में आती थी वो रोशनियों का शहर था। लेकिन इस तबाहकारी के बावजूद, इस कुदरती आफत के बावजूद जो मनाजिर हमने देखे जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे के लिए पहुँचे, वो दरअसल स्पिरिट है कराची का। इसको कहा जाता है जी द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ कराची, या एक और लफ्ज़ जिससे एसोसिएट किया जाता है हमारे शहर को वो है रिजिलियंस। रिजिलियंस को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है उभरने की कुव्वत। यानी जैसी भी मुश्किल हो, किसी तरह के भी हालात हों, आप हमारी जो जज्बा है, जो हमारी असल ताकत है, उसको तोड़ नहीं पाते। और हर आफत, हर चैलेंज के बावजूद कराची वाले, इस शहर में बसने वाले बाहर निकलते हैं और दोबारा ज़िंदगी को रवा दवा करते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त तमाम कारोबारी सेंटर्स में है, जहाँ पहले अगर हम देखें 90 की दिहाई देखें तो एथनिक वायलेंस था। उसके बाद हमने देखा एक पूरी दिहाई जिसमें इंटरनेशनल जरीदे दुनिया की सबसे ज़्यादा अनसेफ, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस शहर भी करार दे चुके कराची को। जब हर दूसरे रोज़ यहाँ पे कोई बम धमाका होता था, लाशें उठती थीं, खून बहता था, और इसके बावजूद हम देखते थे कि लोग अपने आप को दोबारा कमर बांध कर अपने कारोबार पे, चीज़ों पे पहुँच जाते थे। तो उभरने की इस कुव्वत को नाम दिया गया रिजिलियंस का। लेकिन इस कुदरती आफत से गुजरने के बाद, और जब हमने देखा कि जिस तरह का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए किसी भी फ़ाल, इफ़ेक्टिव, हंसते बसते शहर का, उसमें काफ़ी ताख़ीर रही, उसमें काफ़ी लूप होल्स रहे। तो कराची वाले अब कहते हैं कि आप हमें रिजिलियंट ना कहें, क्योंकि हमारी सड़कों को किसी दहशतगर्द या इंतहा पसंद ने आकर नहीं तोड़ा है, हमारे यहाँ के सिस्टम्स को किसी और ने आके ख़राब नहीं किया है। ये नाअहली है हमारे डिपार्टमेंट की, ये मिसमैनेजमेंट है, ये मुजरिमाना गफलत है जिसका शिकार हो रहा है ये शहर। तो रिजिलियंस, अब वो जज्बा, वो खुशी हमारे अंदर नहीं उभारता, बल्कि ऐसा लगता है कि कई इलाकों को और इन शहरियों को, इन मकीनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। आज आपको लेके चलते हैं कारोबारी हैसियत में जो लोग अपने दोबारा दुकानों को साफ़ सुथरा कर रहे हैं, दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़रिया आमदन को मुस्तहकम कर सकें। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है सफदर अब्बास साहब। इनसे जानेंगे कि लोगों का इस वक्त सेंटिमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफदर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कहा जा रहा था काफ़ी दिनों, घंटों तक पानी खड़ा रहा, बिजली की बहाली ना हो सकी। क्या इस वक्त पूरे कराची में जो सफाई सुथराई का काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है? आज बिल्कुल कराची में मानसून बारिशों को थमे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक कराची के बेशतर इलाकों में जो सड़कें हैं वो अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। इस वक्त भी हम कराची के मशहूर ज़माना बोल्टन मार्केट पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, जो न सिर्फ बारिश का है बल्कि सीवरेज का पानी भी यहाँ पर सड़कों पर, दुकानों के बाहर जमा है, जिसके बायस ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जब हमारी यहाँ पर ताजिर रहनुमाओं से बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक उनको करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। ना सिर्फ यहाँ पर दुकानों के अंदर पानी जमा है, सामान ख़राब हो चुका है, बल्कि जो ख़रीदार है वो भी यहाँ पर आने से कासिर हैं। इसके अलावा एक हमारे साथ ताजिर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी दुकान की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि बारिश से क्या परेशानी है, दुकान में क्या सूरत हाल है? दुकानों की सूरत हाल इस तरीके से, पानी जगह जगह सीवरेज का भी भरा हुआ है और बारिश का भी पानी है, जिसकी वजह से आवाम निकल नहीं पा रही है। तो मज़ीद ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। इस वजह से तमाम सीवरेज की लाइनें जो हैं ये बैठी हुई हैं। आप चाहे दाएं देखें, चाहे बाएं देखें, चाहे बैक साइड देखें, हर जगह आपको पानी पानी नज़र आएगा। आप हालात देखें कि कोई दुकान भी खुल नहीं सकती और दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है और कम से कम करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। माल सारे ख़राब हो गए, लोग अपने घरों में बाहर दुकानें लेके गए हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब तक निकासी आप नहीं होगा, ताजिरों के मसाइल भी हल नहीं हो सकते। ताजिरों ने जो हुकूमत से अपील की कि वो आके यहाँ पर निकासी आपके अमल को मुमकिन बनाए, ताकि ना सिर्फ उनका कारोबार चल सके बल्कि जो ख़रीदार हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, जहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया का, मोहतंदाज का, बोल्टन मार्केट का, जामा क्लाथ का या दीगर मार्केट्स का रुख करते हैं, कि वो भी आ सकें ताकि तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। जी, ये एक एक दुकानदार की दुहाई, इससे सिर्फ एक शख्स वाबस्ता नहीं है, बल्कि इनके साथ मुंसलिक सैकड़ों लोग जिनके घर इसी कारोबार के तवस्सुत से चलते थे। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा इस तबाहकारी का। लेकिन उम्मीद ये है कि हमारे ऐवानों में, सिंध पार्लियामेंट हो या फिर नेशनल पार्लियामेंट हो, इनकी कुछ सुनवाई होगी, कुछ इनकी तरफ भी रिलीफ एफर्ट्स किए जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।
खराब कर दिया। हम गुज़िश्ता 15-20 दिन से जब से बारिशें शुरू हुई है और जब वो नाले साफ नहीं कर सके थे तो वो एनडीए में आया, प्राइम मिनिस्टर ने भेजा और एनडीए में ने नालों की सफाई शुरू की। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि वो एक ही इदारा है जिसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लोग हैं, और एनडीए में और एफडब्ल्यूओ, और ये दोनों अगर मिल के ये काम करें तो जल्दी हो जाएगा। तो कराची चैम्बर से हमने ये बातें सब सारी हुकूमतों को फिर कहनी शुरू की, रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि हम ये चाहते हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल तबाह हो गया है। सारे इंडस्ट्रियल जोन है 7, आप 7 इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं तो आपको समझ आएगी कि मेन रोड को छोड़ के सारे रोड आस गलियों में वगैरह में जीपेबल नहीं है। तो हमारी डिमांड अब ये है कि आप एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को 5 साल के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द आर्मी ये सौंप दें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रीवैम्प करें, जिसमें नाले टोटल साफ भी करे, ठीक भी करे, सीवरेज सिस्टम, रोड हमारे जितने भी है सारे खराब हो चुके हैं, मेन रोडों को छोड़ के बाकी 99% रोडों का हाल खराब है। बिजली का मसला है जो 23 में इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि बिजली भी अब कंपटीशन होनी चाहिए, 2-3 पार्टियां होनी चाहिए ताकि जिसको बिजली जिससे लेना हो ले, ताकि इस बहाने से बिजली का निजाम देखा ना। सितरा कभी दुनिया में आप जाके देख ले, लंदन चले जाए, दुबई चले जाए, कहीं भी चले जाए, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि बिजली का क्या होगा, पानी का क्या होगा, रोड कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यू नेवर इवन थिंक अबाउट इट। आप सोच भी नहीं सकते कभी भी कि ये चीज़ें नहीं होगी। पाकिस्तान में बिजनेसमैन को हर चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। कराची 70% टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है फेडरल हुकूमत को, 95% रेवेन्यू देता है SRB सिंध हुकूमत को। और कराची का क्या हाल है कि यहाँ पे टैक्स पेयर की इज्जत होनी चाहिए, बनिस्बत टैक्स पेयर इनके हाथ पैर जोड़ रहा होता है, भाग रहा होता है कि भाई बिजली दे दो, भाई पानी दे दो, हमारा रोड बना दो, हमारे ये गली बना दो। यानी कि हम ऐसा लगता है कि हम इनकी नौकरी भी करते हैं, इनको पैसे भी देते हैं और हमारे टैक्स पे ये नाचते हैं, पूरा मुल्क चलाते हैं और हमसे पूछते भी अच्छा, नहीं है। ग्लोबली हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया पेंडेमिक की वजह से असरअंदाज हुई। बिजनेसेस के लिए, हुकूमतों के लिए, मुल्कों के लिए इस तरह चलते रहना मुश्किल था। उन्होंने नित नए तरीके निकाले। एयर शटल डिप्लोमेसी की बात हो रही है कि 2 ममालिक अगर आपसी बायलैटरल रिलेशंस कायम रखना चाहें। इस वक्त हमारे जो देरीना मसाइल ऑलरेडी चल रहे थे, कभी पावर जनरेशन का मसला, कभी हमारे इमेज का मसला कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है। अब पेंडेमिक और इस बरसाती कुदरती आफत के बाद हमें किस तरह निबर्द आज़मा होना पड़ेगा, किस तरह हम इंटरनेशनल फंडिंग को, लोगों को कायल कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। भाई यहाँ पे हमारे इलाकों में बिजनेस कम्युनिटी के इंडस्ट्रियल जोन्स में पहले ही ग्राहक आने को तैयार नहीं था। हम उसको दिखाते हुए हमें शर्म आती थी ऐसे रोडों को ले जाने के लिए, और हम दुबई जाके, बैंकॉक जाके मीटिंगें करते थे, लंदन जाके, यूरोप जाके करते थे। अब मुझे लगता है कि हमें फ़ोटो भी नहीं दिखा सकते, हमारे पास फ़ोटो भी नहीं है ढंग के। और पैंडेमिक में आपको मैं बताऊं कि मैं चैम्बर के ज़रिए हम लोग कह के थक गए फेडरल हुकूमत को कि देखें ये आप पिक एंड चूज़ ना करें। आप ये सोच के ठीक है आपने कर दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वेल एंड गुड। आप टूरिज्म पे लगे हुए हो, वेल एंड गुड। आप सिर्फ टेक्सटाइल स्पेसिफिक लगे हुए हो जो कि 8% है GDP का। अब वो चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, डॉलर चाहिए, मगर बाकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? बाकी 90% तो दूसरी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है जो जॉब क्रिएशन करती है, जो डॉलर की रिप्लेसमेंट करती है। आपने उनको कोई किस्म का रिलीफ नहीं दिया और छोटे ताजरों को, दुकानदारों को, रेस्टोरेंट्स को, SMEs को कोई किस्म का रिलीफ नहीं मिला। बड़े बड़े लोगों के लिए आपने रिलीफ दे दिया, स्टेट बैंक ने भी। हम कहते रहे कि भाई ये 13.25% को हटाओ और आप ले जाओ 4% पे, तो ये हमारी कोई सुनता नहीं था। ये पेंडेमिक बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि पेंडेमिक की वजह से हालात बिगड़े
और फिर इनको नीचे ले जाना। ये तमाम चीज़ें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आएंगी। क्या आप समझ सकते हैं कि साल 2020 का ये जो अब क्वार्टर आएगा ये काफ़ी तकलीफ़ का बायस बन सकता है, क्योंकि फसलें तबाह हुई हैं, इसके अलावा जो शॉप्स थी, मुख्तलिफ दुकानें थीं, उनके पास गोदाम में रखा हुआ सामान सारा ज़ाया हो चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में, हफ्तों में आप महंगाई को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, अशिया खुर्दोनोश की किल्लत हो जाएगी? क्या आपकी इस वक्त फोरकास्ट हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले दिन और तकलीफें हैं। इसलिए है कि मिसाल के तौर पे पेंडेमिक की वजह से शादी हॉल आज भी बंद है। पेंडेमिक की वजह से रेस्टोरेंट जो बंद थी अब खुली है, वो रेस्टोरेंट्स में 25-30% तो बैंकरप्ट हो गए, वो वापस ही नहीं खुलेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में आप अगर जाए तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है छोटी जिसको कोई रिलीफ नहीं मिला, वो बंद हो गई है। वो रिलीफ मिलेगा नहीं, बैंकों से वो काम नहीं करते हैं, और बैंकों ने जो दिया है वो बड़े हिसाब से दिया है बड़े लोगों के, तो वो भी मसला है। मैं ये समझता हूँ कि 2020 का जो साल है वो तो खराब हो चुका। अब ये जो जुलाई टू जून आपका साल होता है और ये 2-4 महीने जो निकले ये भी अच्छे नहीं निकले, तो अब मुझे लगता है कि आगे रिकवरी का टाइम आएगा भी तो 2021 में आएगा, और उसमें भी हुकूमत वक्त को और ये फाइनेंस मिनिस्टर्स को बैठ के रिलीफ देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाना होगा। टैक्सेस देखे ना आप, एक तरफ से आप रिलीफ नहीं दे रहे और आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगा कर रहे हो, तो ये हर चीज, बिजली महंगी कर रहे हो, बिजली में मसला है, वहाँ गैस में GIDC का मसला है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि इंस्टेड बाकी दुनिया में आप देखो, इस वक्त सब दुनिया ये कर रही है कि अपने बिजनेसेस को बचा रहे हैं और उसको मौका दे रहे हैं कि फ्लोरिश करे। अच्छा, एक और फॉल बैक प्लान के बारे में बताइएगा। जिन कारोबारी इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को अगर इंश्योरेंस भी कराई हो, इसको कहा जाता है जी कुदरती आफत, फोर्स मेजोर है, यानी इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, तो वहाँ से भी कोई रिलीफ मिलने का इम्कान तो है नहीं। क्या मीडियम, स्मॉल एंड इवन लार्ज स्केल कारोबार जो स्कीमें दी है इस फोर्स मेजोर दौर में, वो ऐसी दी है कि बड़ी इंडस्ट्री वाले अपनी तनख्वाहों के सामने वो पैसा लेके 3 महीने 4 महीने इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा कैश फ्लो का। मगर बड़े लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वो ये करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी लोनें जो थी ज़्यादा इंटरेस्ट पे, अब वो कम इंटरेस्ट पे स्वाप कर लेते हैं। कैपेबिलिटी तो थी उनके पास, असल बचाना था SMEs को, वो नहीं बचा रहे। ये देखें सिद्रा, ये आप जो कहा ना फोर्स मेजोर, ये फोर्स मेजोर का वर्ड जो है ना, ये मेरे ख्याल से हमारे इकोनॉमिक टीम वालों को समझ। फोर्स मेजोर का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड वाइज एंड मीन्स टू मेक श्योर दैट योर बिजनेसेस सर्वाइव। ये सर्वाइवल का साल है और ये सर्वाइवल का नहीं कर रहे, दे डोंट केयर अबाउट सर्वाइवल। इनको आज भी इन हालात में भी ये समझते हैं बहुत आसान है, टैक्स लेते जाओ, ये करते जाओ। एक बात ध्यान में रहे कि जब इंडस्ट्री बहुत सारी बैंकरप्ट हो जाएगी या बहुत सारे SMEs गायब हो जाएंगे जिससे इकोनॉमी चलती है, उस वक्त की किससे टैक्स लेंगे? ये बिजली का जो रेट कर दिया है, जो गैस के रेट बढ़ा दिए इंडस्ट्री के लिए, GIDC की 417-18 अरब रुपए की तलवार सर पे आ गई है। अब ये इंडस्ट्री क्या करेगी? मुझे एक बात समझाया, एक तो हालात खराब है, पानी वाले के मसले कराची में है, अलग है, पंजाब में भी बारिशें हो रही है, और पेंडेमिक है। अब आप कह रहे हो GIDC के पैसे दे दो, अब आप कह रहे हो रेट बढ़ा दो, आप क्या करना चाहते हो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है वी विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग डेज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैलून ओनर्स की, जिम्स की, रेस्टोरेंट्स की, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ और नौयत के जो छोटे बड़े कारोबार कराची शहर में थे, उनके लिए क्या बड़े कारोबारी जो शख्सियात हैं जैसे आप हैं या बड़े सेटअप्स हैं, कोई रिलीफ मुहैया कर रहे हैं? भाई वो खुलेंगे उसके बाद ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम। अब जो हमारे से लगते हुए, अब बेवरेजेस का अगर कोई है तो ऑब्वियसली विल सपोर्ट देम, बट द पॉइंट इज ये काम किसका है? ये हुकूमत का काम है। और अभी 15 सितंबर का वो कह रहे हैं, मुझे पता नहीं वो खोलेंगे कि नहीं। अब ये सारी अगर छोटे छोटे कारोबार ना खोले
तो आपकी इकोनॉमी तो लोकल इकोनॉमी तो यहाँ चलती है ना, एसएमईज पे चलती है, छोटी इंडस्ट्री पे चलती है। अब आपको पता है एक तो पेंडेमिक में फंसे हुए थे, अब ये दुकानों में पानी चले गए। कराची में इस वक्त ये आप ऐसे इलाकों में जाओ, आपको पता चलेगा कि जो पेंडेमिक से अभी निकले नहीं थे वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, अब और फंस गए। मुझे आगे यानी कि आई एम नॉट श्योर, मगर आई पर्सनली फील कि वी विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। अभी अगले 6 महीने बड़ी तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ट्रेंड्स जी अब देखने वाले हैं, क्योंकि हम फिर भी देखते हैं कि इतनी सारी मुश्किलात और दबाव के बावजूद मुल्क भर से लोग कराची का रुख करते हैं अपनी आमदन के लिए, रोज़गार के लिए। तो बड़ा अहम है कि इन चीज़ों को भी हम नज़र में रखें, ख़ास तौर पर बाहर से आने वाले जो लोग फिर कराची में हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, वो कहाँ रह सकते हैं, कौन से वो एरियाज़ हैं। हम इंक्रोचमेंट्स का भी पहले जिक्र हो रहा था कि गुज़िश्ता 30 सालों में हमने देखा कि चाइना कटिंग और मुख्तलिफ़ चीज़ें बढ़ के सामने आई हैं। अब जबकि शहर को आफत ज़दा और सिंध के कई अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, क्या रिलीफ एक्सपेक्टेड है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। What does it mean कि हम डिज़ास्टर स्ट्रिकन हैं, आफत ज़दा करार दे दिया गया है, तो अब what will be the way forward? देखिए, आफत ज़दा करार देने के बाद जो अमलन, ये बेसिकली दैट इज़ अ पावर दैट इज़ गिवन टू अ रिलीफ कमिश्नर अंडर द गवर्निंग लॉ विच इज़ द सिंध नेशनल कैलामिटीज़ प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट ऑफ 1958। ओके, अब ये 1958 का कानून है जो कि प्रेमिस्ड है उससे पहले के कॉलोनियल ईरा पे, जहाँ पे बहुत आसान होता था लोगों के राइट्स पर ट्रैम्पल करना। मैं आके आपके फ्रिज से सामान लेके किसी को दे दूँ, मैं आपकी बिल्डिंग गिरा दूँ, मैं बुलडोज़र चला दूँ, मैं आपकी गाड़ी ले लूँ, आपके पास 3 है, मुझे ज़रूरत है। सही। इस तरह के कुछ तो इस तरह के पावर्स हैं जो मेरे ख्याल से आज उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है। रिलीफ कमिश्नर जो है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आज भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलीफ कमिश्नर जो है वो कुछ रिलीफ दे सकता है इन वे ऑफ द फीस एंड टैक्सेस ड्यू बाय द पीपल। अब जिन लोगों को नुकसान हुआ है और हुकूमती इनएप्टनेस की वजह से नुकसान हुआ है, उनके पाइप फट गए हैं, पानी आ गया है घर में, इलेक्ट्रिसिटी 4 दिन में ना होने की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उनका अजाला करते हुए रिलीफ कमिश्नर उनको रिलीफ दे सकता है। ये पावर उसके पास मौजूद है। रिलीफ कमिश्नर जो है वो और मज़ीद सारे वो पावर्स इस्तेमाल कर सकता है जो डिफरेंट अभी अथॉरिटीज़ और इदारों के पास हैं एक यूनिफाइड कमांड में, जो कि बेस्ट चीज़ है इस चीज़ के बारे में, और वो भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो आज इम्प्लीमेंट हो सकती है। अक्सर हम देखते थे कि मेयर ऑफ कराची, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब का टाइम हो, वसीम अख्तर साहब का टाइम हो, ये कहते थे कि हमारे पास इतनी ज़्यादा गुत्थम गुत्था हैं चीज़ें, कंटोनमेंट्स भी हैं, DHA भी है, फिर मुख्तलिफ और अथॉरिटीज़ हैं कि मेयर के जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये रिलीफ कमिश्नर भी थोड़े दिन बाद कहे कि जी कागज़ी मेरे पास तमाम इख्तियारात हैं लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। अमलन तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो रिलीफ कमिश्नर शायद दे वो शायद मानी ना जाएं, और वैसे तो उसकी बात ना सुनने का पे क्रिमिनल ऑफेंस है। एक मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर हासिल होती है रिलीफ कमिश्नर को, उसका हुक्म ना मानना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये अमलन जाके उसकी बात किस हद तक, इतने डिफरेंट इदारे हैं, हुकूमतें हैं, कौन किस हद तक मानेगी नहीं मानेगी, इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ और होंगी और रिलीफ कमिश्नर जो है उसकी कुछ और होंगी। ये चीज़ें तो अमलन देखी जाएंगी कि कितना एम्पावर्ड रिलीफ कमिश्नर होता है और कितना असर्टिव रिलीफ कमिश्नर होता है। एक बार बार बात की जाती है कि कराची वालों के और सिंध के कई अजला के दुख के ऊपर सियासत ना की जाए। इधर कौन सा ऐसा एक नाम होगा जिसके रिलीफ कमिश्नर अपॉइंट होने पे तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी और कहेंगी कि भाई दिस इज द राइट सोल्यूशन, द राइट मैन फॉर द जॉब? आई थिंक दैट जस्ट चेंज दैट वन पार्ट वेयर यू सेड मैन एंड आई वुड से सिद्रा इकबाल, बिकॉज really I don't think anyone in the political sphere is going to meet with such approval. So look, I don't know which one person it could be. It could, I think there are respected citizens of the city, कुछ हो सकते हैं इस तरह के, देखिए respected के साथ साथ competent. A lot of times what you need is somebody who has an understanding. Do you think Mustafa Kamal or Yunus Daga, people like that could come into play? Mustafa Kamal साहब तो एक political party को head करते हैं ना। अब एक मेयर जो कि उनकी opposite party का है वो किस तरह से खुश हो सकता है
सकता है कि उनको रिलीफ कमिश्नर बना दिया जाए। तो ये तो नामुमकिन सी बात है मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा नहीं ख्याल के होने। बट मिस्टर डागा probably from the bureaucracy, I think that's much more doable because the bureaucracy is still at least in concept supposed to be neutral. लेकिन अगेन देखें, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर जो है वो काफ़ी सारी इस तरह की हैं जो कि आज उसका अमल दखल नज़र नहीं आता। उसको पावर्स हैं कि अगर वो देखें कि आपके पास चीज़ें हैं, अबंडेंस है, आपकी चीज़ लेके किसी और को दे दे। उसके पास पावर्स हैं कि आपकी बिल्डिंग जो है वो गिरानी पड़ी है तो गिरा दे। उसके पास पावर्स हैं कि वो जहाँ जो है वो हुकूमत की ओनरशिप जिस जगह की नहीं है उसको टेक ओवर कर ले। लेकिन इसकी कोई मुद्दत होती है हैदर कि कब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? और दूसरी बात ये कि जैसे आपने खुद कहा कि कई पावर्स अगर वो रुए कार नहीं लाएंगे तो हु इज़ एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स? ये विफाक कॉल शॉट्स कर रहा है या फिर सूबाई हुकूमत? नहीं, ये तो सूबाई हुकूमत अपॉइंट करती है। इसमें ये अपॉइंटमेंट प्योरली सूबाई हुकूमत की है। इसमें ना फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है और ना लोकल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है। ये बल्कि बहुत सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करेगा रिलीफ कमिश्नर, उसमें अगर सहूलत मिल सकती है कराचीइट्स को तो वो इस हद तक है कि वो बहुत सारी अथॉरिटीज़ और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पावर्स को यूनिफाई करके कुछ ऐसे इकदाम उठा सकता है जिसकी जो है वो अमलन पावर जो है वो इन अथॉरिटीज़ को इन नॉर्मल कोर्स नहीं है। और दूसरा ये कि वो इतनी हौच पौच, कुछ पावर इसको है तो कुछ किसी और को है, उसको एक यूनिफाइड कमांड में ला सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है और ये मेरे ख्याल से नॉर्मली भी एक एम्पावर्ड और यूनिफाइड लोकल गवर्नमेंट ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क के हर हिस्से में एक आइनी फ़र्ज़ है। आर्टिकल 140A में ये बात बिल्कुल दर्ज है आइन के कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसको डिवॉल्व होना है एक लोकल गवर्नमेंट पे। बट हैदर, डिवॉल्वमेंट में या फिर कराची में किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त कहा जा रहा है, इट्स अ बिटर रियलिटी, आदि इंक्रोचमेंट्स, और वो 30 से 35 सालों में आई हैं। लगभग अंदाज़ों के मुताबिक कहा जा रहा है 10 से 12 लाख घर हैं जो इंक्रोच ज़मीन पे बनाए गए हैं, जिसमें नाले की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीनें हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये अगर लोगों का शुमार किया जाए तो 50 से 60 लाख लोग हैं। अब एक रिलीफ कमिश्नर लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, सोल्यूशन ये है कि इनको रीलोकेट करना पड़ेगा, शहर की इन एरियाज़ को दोबारा रिक्लेम करना पड़ेगा। इज़ दैट इवन पॉसिबल? आप जो बात कर रही हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म बात है और एक देरपा बात है जो कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग है जो इस शहर के साथ जो करेक्ट करना पड़ेगा। जो करेक्ट करना, ये रिलीफ कमिश्नर का काम नहीं है, ना उसके बस की बात है, ना उसका मैंडेट है। उसने तो कैलामिटी स्ट्रिकन एरिया को उसको वापस से अपनी उस पोजीशन में लाना है जिस पोजीशन में कैलामिटी से पहले था। तो ये जो आप सारी बात करी है ज़रूर होना चाहिए और आई थिंक आप बिल्कुल हमारी जो सारी हुकूमतें, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने कभी भी हुकूमत संभाली है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ले लें, आप MQM की लोकल गवर्नमेंट ले लें, आप PTI के MNAs MPs ले लें, मेरे ख्याल से इस वक्त कराचीआइट जो है वो, मेरे ख्याल से तो अभी एक मरियम नवाज साहिबा ने कोई ट्वीट किया है कि हर हार्ट इज़ इन कराची। तो या तो हम अब PML नून की तरफ देखें, क्योंकि एक बात तो तय है, PML नून 5 साल में कोई काम नहीं किया था, कोई आना भी गवारा नहीं किया था। उनके पास सिंध गवर्नमेंट नहीं थी, उनके पास लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। मैं वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के थे, कराची आते भी नहीं थे। कराची नहीं आते थे, लेकिन वहां पे जिम्मा उनका नहीं था, पीपल्स पार्टी का था, MQM का था। लेकिन जस्ट टू पुट दैट इन, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत या PMLN के पास जो वफाकी हुकूमत थी उससे पहले सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता था। सिक्योरिटी सही करने भी आई थिंक उन्होंने ज्यादा किया था जो अभी किया जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट इज नॉट PMLN. My point is that यहाँ पे everyone who has been tried and tested has failed. अब ये एक ओपिनियन है, ये एक मेरा ओपिनियन है एज अ लॉयर, ये मेरा एक ओपिनियन है एज एन एनालिस्ट। मैं जो इस वक्त की कारकर्दगी देखता हूँ, जिसने कभी भी हुकूमत संभाली है सिंध और कराची की, मेरे ख्याल से कराची के लोगों को उन्होंने फेल किया है और कराची के लोगों को किस तरह और जिस तरह फेल किया है वो इस कैलामिटी ने एक्सपोज किया है। ये कैलामिटी वाज जस्ट वन स्मॉल। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि तवक्कुआत पे हाथ हौला ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तवक्कुआत तो होती हैं एक पास्ट परफॉर्मेंस देख के ना। तो अब मेरे ख्याल से अगर पास्ट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आपके सामने ही है कि कराची का आज जो हाल है, अब आप हाल देखें, बाकी देखें, इस मुल्क के ही हिस्से हैं ना, आप जाके हाल देखें बाकी मुल्क के शहरों का। ऐसा क्यों है कि बारिश क्या सिर्फ कराची में हुई है, क्या लाहौर में नहीं हुई बारिश? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट आई एम प्रिटी श्योर लाहौर में इस साल ज़्यादा बारिश हुई है कराची से।
करी लगभग होगी। लाहौर में क्यों नहीं ऐसा हाल होता था? नहीं, लाहौर में भी हमने देखा कि इस दफ़ा वहाँ पे गुजार साहब को नोटिस लेना पड़ा था, नकासी आपका मामला था, बट यू नो इट्स यस देयर इज अ डिजास्टर। सवाल ये है कि क्या हम दोबारा फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे या ये देखें रेस्क्यू रिलीफ रिहैबिलिटेशन, हम रेस्क्यू पे चले जाते हैं, रिलीफ के लिए कुछ लोग आगे आ जाते हैं, रिहैबिलिटेशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज द मिसिंग लेग। देखें आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बात ही सारी है। अब यहाँ पे फिर जिम्मा जो है वो कहीं और भी जा सकता है और उसकी वजह क्या है कि देखें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो दूध की दुली है नहीं, और यहाँ का सियासतदान सोचता है कि अब मैं पावर में आया हूँ, मेरे पास 5 साल तो है नहीं, वो तो मिलते नहीं है। तो अब 1, 2, 3 साल का वो मंसूबा बनाता है जिसमें पहले उसे अपने कॉस्ट पूरे करने होते हैं इलेक्ट होके आने के, उसके बाद वो कुछ काम करता है कि फिर इलेक्ट हो जाए। सही। तो वो ये मेंटालिटी जो है ना वो भी एक तरह से हमारे मुल्क के एक निज़ाम की वजह से कल्टिवेट हुई है और बनी है। और यहाँ का सियासतदान आप खुद देखें कि सिंध में कौन से सियासतदान हैं जो परफॉर्मेंस पे वोट लेते हैं, पेट्रनाइजिंग एक तरह की। Is that unique to Sindh would be my question. I think it is very unique to Sindh where the vote does not is not won on the basis of performance at all. But we saw Pakistan People's Party lose in Liari this time. Does that not say anything? But we saw it win again in all of Sindh, right? So Sindh में देखें वही वोट अमूमन पड़ा है, एक चेंज आया। कराची में MQM को रिजेक्ट किया, कराची ने कहा नहीं हमें तब्दीली चाहिए। इमरान खान साहब की सेलिब्रिटी की वजह से, उम्मीद और तब्दीली की होप की वजह से कराची ने PTI को वोट दिया। ये क्लियर शिफ्ट Is that dying now? Absolutely it's dying. And look, this is the problem. Now कराची जमात इस्लामी का शहर था for dozens of years, फिर वो MQM का शहर बना for dozens of years। इस वक्त कराची is open, it's vacant, it's available। 3 साल में कराची को जीतने के लिए जो भी काम यहाँ कर सकता है। Look, कराची is politically an orphan. It is absolutely vacant and available। जो भी यहाँ पे काम कर जाए, इस वक्त कराची आइट का ये है कि बस हमारा काम कोई कर जाए। अच्छा, मुझे हैरत सबसे ज्यादा होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ओपन फील्ड लेने को क्यों नहीं तैयार। All they need to do is just step in and do it। लेकिन ऐसा लगता है and they have the power to do it too। And they have the power to do it। So let's come to why they look। एक MQM और पीपल्स पार्टी का एक गठजोड़ बड़ा खूबसूरत चल रहा था इस सूबे में। पीपल्स पार्टी अपने इलेक्ट्रेट को हमेशा डराती थी कि ये MQM वाले जो हैं ये तो सूबा ले लेंगे, सूबा बना देंगे, सूबा तोड़ देंगे। वो वोट ले लेते थे। MQM वाले कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी वाले तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे राइट्स खा जाएंगे, सिंध सेक्रेटेरिएट में तुम्हें रसाई नहीं है वगैरह, वो वोट ले लेते थे। दोनों का वोट इस बात पे पड़ता था, खौफ की बुनियाद पर पड़ता था कि अगले से खौफ। एक तो चलें उनका मुसल्लत करदा खौफ की मैं अभी नहीं बात करता, वो शायद कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन असल खौफ तो ये था कि ये आ जाएगा, ये नहीं देखो कि मैंने क्या काम किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर शुड बी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बैड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज ट्रूली द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो कहते हैं ना कि जमहूरियत को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, वो इस बेसिस पे करना है कि अगर परफॉर्मेंस बेस नहीं होगा तो अगली दफा वोट बैंक में कुछ रद्दोबदल, कुछ तब्दीली, लोगों का शिकवा, लोगों का गुस्सा नजर आएगा जब आपको वोट कम पड़ेंगे। बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर आवर। थैंक यू सो मच हैदर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। लेते हैं जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हालिया बरसात ने कराची की वल्नरेबिलिटी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी, यानी वो इलाके जिनको हम सबसे ज़्यादा महफूज, एलीट, पोश तस्वुर करते थे वो भी ज़ेरे आब आए। और वहाँ पे भी हमने देखा कि जो रिस्पॉन्सिवनेस थी कि कितनी जल्दी एक कुदरती आफत से निपटते हुए उस इलाके को सिक्योर किया जा सके, वहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विसेज को पहुँचाया जा सके, वो भी मुमकिन ना हो पाया। इस बात से बिल्कुल मेरे ख्याल में दो राय नहीं हो सकती कि 90 साल की बरसात का रिकॉर्ड टूटा है। एक घंटे, चंद घंटों में साल भर जितनी बारिश होती है वो कराची में बरसी। लेकिन उसके बाद जिस नेग्लिजेंस की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं वो ये कि 3 दिन मजीद जहां बारिश की पेशन गोई थी, अल्लाह के करम से बारिश नहीं हुई। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि बारिश के बाद कितनी जल्दी उन तक इस तरह की सर्विसेज पहुँचें ताकि बिजली बहाल हो, उनके घरों के सामने अगर पानी
इकट्ठा हुआ है उसको हटाया जा सके। एंड माइंड यू दीज आर प्लेसेस जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, जहाँ पे अगर कोई भी आपने रद्दोबदल करना हो अपने घर के, अपने ज़ाती घर के नक्शे में भी, तो उस पर टैक्सेस लागू होते हैं, उसकी काफ़ी जमा खर्च होती है, काफ़ी दस्तावेज़ात उसके लिए भरने पड़ते हैं। लोगों ने कहा आज जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो कहाँ थे ये महकमे, कहाँ थे उनकी सर्विसेज। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास एक कंप्लीट पैनल है। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रिप्रेजेंटेटिव जनाब शहजाद कुरैशी साहब, आप MPA भी हैं, बहुत शुक्रिया शहजाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अनदर रेजिडेंट ऑफ द एरिया एंड ऑफ कोर्स समबडी लिंक्ड टू मीडिया एज वेल हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया रऊफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। देन ऑफ कोर्स वी हैव सैयदा सारा नुसरत जो कि सारा सैलून की ओनर हैं, और हम समझ सकते हैं इनकी भी बहुत सारी विजुअल्स इनके सैलून की, DHA सैलून की सर्कुलेट होती रही सोशल मीडिया पे, जहां बयान से बाहर तबाहकारी हमने देखी। इस वक्त यानी पूरी बेसमेंट फ्लोर पे पानी भर चुका था, तमाम तर चीज़ें ज़ाया हो गई, तो इनसे भी हाल अहवाल जानेंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत शहजाद आपसे करना चाहूँ, क्या कहते हैं रिस्पांस किस तरह था? बारिश हुई, यकीनन बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन उसके अगले 3 दिन जो रिस्पांस आया, क्या आप उससे मुतमईन थे? देखिए ओवरऑल आपने देखा है ये छठा स्पेल था जो कराची में आया, वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए बारिश हुई, और इसमें अनफॉर्चुनेटली कराची DHA समेत, कैंटोनमेंट बोर्ड समेत हम इस चीज़ के मोतमिल ही नहीं हो सकते। ये जो आपने कहा 200 कुछ, DHA के अंदर तकरीबन 300 से ऊपर हुई है, 325 के करीब, और जितना पानी आ रहा था उतना इखराज नहीं था। DHA स्पेशली फेज 6 के अंदर खैबाने बुखारी, राहत, सहर, फेज 4, फेज 1, फेज 2 एक्सटेंशन, यहाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, बिजली रिस्टोर हुई है, क्योंकि केंद्र ने भी मना कर दिया था कि हम जहाँ जहाँ पानी है या हमारे सब स्टेशन से पानी आ गया है वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। देखिए यहाँ बात अभी मैं फिर कहूँगा DHA, क्लिफ्टन या और एरियाज की नहीं है, यहाँ बात है कराची की। यहाँ कराची में आपको मेगा प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, सेवरेज का सिस्टम प्रॉपर लाना होगा, क्योंकि DHA का एक और अनफॉर्चुनेटली एक वो है कि सारे नालों का पानी, स्पेशली गुजर नाले का पानी, वो भी DHA से ही गुजरता है। और गुजर नाले की आपने हालत देखी है, हमारे सारे नालों पे इंक्रोचमेंट है, हमारे सारे नालों पे गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं। कल हमारी हाई ऑफिशियल से मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। देखिए DHA CDC तो बेहतर हो जाएगा, या नालों का काम भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब तक पीछे से जो मेन नालाज आ रहे हैं, जो आपका गुजर नाला है, ये हमारे अब्बासी नाला जो कि फेज 7 एक्सटेंशन से गुजरता है उससे मुंसलिक है, वो नाला पूरा इंक्रोच हुआ है। वहाँ से शहजाद आपने जैसा खुद इशारा किया कि आपकी बात बिल्कुल बजाय, इसमें बहुत वजन है, और यही वजह है कि हम जब भी बात करने बैठते हैं तो इसके इतने सारा एलिमेंट्स हैं कि हमें बात समझ नहीं आती कि कहाँ तक इसको आगे ले जाया जाए। लेकिन शाजिया, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की बात की जा रही है, एटलीस्ट एक महकमा था, उसका एक कॉल सेंटर है, अगर आप ट्वीट करते हैं तो कोई दाद रसाई होती है, कोई आप किसी से बात कर सकते हैं। जब ये मुश्किलात DHA के रेजिडेंट्स फेस कर रहे थे, आप लोगों के पास ऐसी कोई हेल्पलाइन थी जहाँ किसी से रब्ता हो सके, कोई आपकी सुनवाई कर रहा उस वक्त? नहीं, आप शहजाद भाई से पूछे, मैं उन्हीं को फोन कर रही थी 2-3 दफा तो मैंने उनसे ही बात की है शहजाद भाई से कि भाई प्लीज कुछ करवा दे, बट वो भी यही आगे से कह रहे थे कि हम इतने शर्मिंदा है, हम क्या कर सकते हैं। बट कोई हेल्पलाइन कुछ नहीं, कोई सक्शन मशीन कहीं नहीं, बेसमेंट मेरा फ्लडेड था और इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड दिस हैज बीन लास्ट ईयर, और हमने जो हमारे आउटसाइड गटर्स हैं, हाँ मेरे पास पूरी रिसीट्स पड़ी हैं कि मैंने कितनी कंप्लेंट्स की हैं कि प्लीज ये गटर्स खुलवा दें, बिकॉज ऑफ दे आर चोकिंग, वो पानी अंदर हमारे घर में आता है। लेकिन मजाल है कि कोई मुझे आ जाता है, योर कंप्लेन हैज बीन रजिस्टर्ड एंड वो करके, लेकिन ना कोई आता है ना उसको करता है। लास्ट ईयर अगस्त में जो बारिश हुई थी इतनी बुरी नहीं थी लेकिन काफी थी, उसमें मेरा फिर से बेसमेंट हुआ था जो मैंने पूरा रिपेयर करवाया था लास्ट ईयर अगस्त, और इस दफा तो खैर इट्स गॉन। बट हमें लास्ट टाइम ये करना पड़ा था कि हमें खुद बाहर निकल के डंडे और वो लेके चीजें, हमने बाहर का गटर तोड़ा था, उसको तोड़ना पड़ा था हमें ताकि पानी बाहर फ्लो और हमारे घर के अंदर ना आए। बट नहीं, इट्स नथिंग, आई जस्ट अभी 2020 का कंटोनमेंट का आ गया था स्लिप, व्हिच आई जस्ट पेड एंड आई हैव बीन पेइंग फॉर
so long. अच्छा, आप तो रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, यू रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, सारा आपसे जानना चाहूँगी, कारोबार में इन्वेस्ट करना वैसे ही हालात साजगार नहीं है इस वक्त, सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन 5-6 माह रहा, इस वक्त उम्मीद थी कि आशूर के बाद थिंग्स विल गो बैक टू सम काइंड ऑफ नॉर्मलसी, और बहुत अफसोस के साथ आपका जो DHA सैलून, आई एम श्योर कि इट रिक्वायर्ड बड़ी हेफ्टी उसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई होंगी, इस वक्त क्या सूरत हाल है सारा, किस तरह, यानी हाउ आर यू मैनेजिंग, आप लोगों ने क्या सोचा है बिजनेस के बारे में? सिद्रा, लेट मी टेल यू, इट्स मोर देन 5 days नाउ, हम अभी भी जो है वो पानी इवैक्यूएट कर रहे हैं जस्ट अपनी मदद आपके तहत। अभी तक जो सारी जो अथॉरिटीज थी जो कि बहुत प्रोएक्टिव थी, सारी चीजें टैक्स कलेक्ट करने में, सारी चीजें कलेक्ट करने में, स्पेसिफिकली दैट एरिया, वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं वो इतनी प्रोएक्टिव थी। नो वन इज अकाउंटेबल, नो वन इज कमिंग टू आस्क कि हमारे साथ हम क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। लाइट अभी भी नहीं है हमारे पास, बिजनेस सिचुएशन ऑलरेडी आपको पता है पेंडेमिक की वजह से जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ गए थे हम। वी वर अबाउट टू अभी हम अपना दोबारा से मोमेंटम भी नहीं, अभी जब स्टार्टअप हम गेन कर रहे थे और फिर ये सिचुएशन हो गई, इट्स टोटली डेवास्टेटिंग। और हमारी सिर्फ ये है कि हम इतने टैक्स पे करते हैं, हम सारी चीजें प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, हम सारे इथिकल वेज फॉलो करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि हम जो है वो अपनी इंश्योरेंसेस पे जाएं, बाकी चीज़ों पे जाएं। एक छोटी सी फर्नीचर या एक छोटा सा सेटअप कॉस्ट हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसके बाद इस वक्त हम बिल्कुल टोटली जीरो पे आ गए। डेफिनेटली इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी फॉर अस टू अगेन दोबारा से सब चीजें स्टार्ट करना। अब सारा सिर्फ सवाल यही है कि वो लोग कहाँ पर हैं इस वक्त, जो हम लोग एक जनरेटर भी बाहर रखते हैं या कोई छोटा सा बोर्ड भी लगा रहे होते हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट द के इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकली, आपका बिल टाइम पे नहीं होता, दे आर देयर टू कट डाउन। मतलब सब लोग कहाँ इस वक्त, कोई भी नहीं है। अभी जिन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को कॉल करी थी, एग्जैक्टली यही भी था कि हम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरा भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, खुद हम लोग वीगो हमने रेंट पे अरेंज करके हम उस लोकेशन पे पहुंचे। स्टिल वी आर देयर कि हम चीजों को इवैक्यूएट करें। स्टिल नोबडी इज देयर। मतलब इट्स बीन 5 days नाउ, मोर देन 5 days नाउ। शहजाद, आप क्या कहेंगे? वजीर आजम साहब ने खुद इसका नोटिस लिया था, NDMA को मुतारिक किया गया, उसको कहा गया कि नालों की सफाई करें। सो मुझे लगता था कि छठे स्पेल पे बेशक बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन हमारी तैयारी शायद इससे बेहतर होगी। आपके ख्याल में लकूनाज या गैप्स कहाँ पे रह गए? देखिए, विदाउट पॉलिटिंग स्टेटमेंट, मैं सियासत से बालातर होकर इस बात, कराची को इस वक्त रेस्क्यू करने की जरूरत है। कराची को इस वक्त ये बयान हमें निकल बनी है जिसमें असद उमर साहब इसको हेड कर रहे हैं। मैं उम्मीद है इंशाल्लाह असद उमर से अब जाके आप मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें, प्रॉपर सेवरेज सिस्टम लेके आए। ये बिल्कुल सही कह रही हैं शाजिया, लोगों की बेसमेंट डूब गई है, लोग बहुत परेशान है, ओवरऑल पूरे कराची में परेशान है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमने कल से एक और मुतालबा करना शुरू किया है कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये जितने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस वाले हैं, जो भी हमारी ताजर बरादरी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कराची फाइनेंशियल हब है, खुदारा इनको रिलीफ दें टैक्सेस में भी, और इनके लिए कोई इस तरह का कोई रिलीफ दें केई के थ्रू या रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू, या इनको इतना रिलैक्सेशन दें, कुछ लोन्स दें, क्योंकि ये वाकई इफेक्ट हुए हैं, पूरा का पूरा कराची इफेक्ट हुआ है। क्या सरजानी, क्या DHA, आप पूरे कराची को देखें, जो हमारी ताजर बरादरी है, सबसे ज्यादा तकलीफ है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फर्नीचर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डूब गई, लोगों का करोड़ों का माल जो उनके गोडाउन्स में रखा हुआ था, ऑल ऑफ दैट इज गॉन। पेट्रोल लाइन, आपका खारा घर, जो हमारे ताजर बरादरियों के जो एरियाज हैं, जो हमारा, आप समझ लेंगे कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। और कराची का जो मेन फाइनेंशियल हब है वो यही साउथ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ। और यहाँ हाल ये है कि मैं अगेन बात करूंगा, अब भूल जाए फेडरल और प्रोविंशियल, अब बैठ जाएं, कराची के बारे में सोचें। लेकिन फिर एक सवाल बनता है शहजाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से बालातर होना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल यही ओहदेदार हैं, यही नुमाइंदगान हैं जिनसे काम लेना है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि वफाकी हुकूमत और PTI के अरकान सख्त तरीन तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन आपकी जो इत्तेहादी जमात है MQM, अब तो खैर पावर्स काफ़ी, एक पावर गेम बहुत डिफरेंट हो चुका है, लेकिन क्या आप मेयर साहब के इस बयान से कि उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, उनकी परफॉर्मेंस से PTI मुतमईन है? देखिए, मैं अपनी जात की बात करूँ, शहजाद कुरैशी ने हमेशा हक व सच की बात की है, बालातर हो गए तमाम सियासी। अगर कोई मुझे, मेरा दुश्मन भी अच्छा काम कर रहा होगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि लेकिन मैं यहाँ बता दूं, मेयर कराची का रोल टोटली फ्लॉप था।
उन्होंने अच्छा ड्रामा किया, जब आखिरी दिन 2 दिन रह गए बड़ा अच्छा ड्रामा किया। वो ड्रामा मेरा ख्याल है शाजिया वजाहत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हस्बैंड को बोले इस पर एक मूवी बनाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोना रोना रोना। देखिए मैं रो भी रहा हूँ, मैं चीख भी रहा हूँ, मैं अपनी आवाज भी उठा रहा हूँ, लेकिन मैं फील्ड पे भी हूँ, मैं ग्राउंड पे भी हूँ। मुझे पता है लोग तकलीफ में हैं, लोग, आप यकीन करें क्या मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा होगा, मुझे फोन करके लोगों ने गालियां तक दी हैं, मेरा शजर नफ्स उन्होंने गिन लिया, लेकिन मैं फिर भी फोन उठाता था, मैं फिर भी जवाब देता था, मैं फिर भी ग्राउंड पे निकलता था, सिर्फ इसलिए कि यही कराची के लोग हैं, इन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, ये चाहते हैं कि पीटीआई के नुमाइंदे उनके साथ इस तकलीफ के वक्त खड़े हों। लेकिन अगेन कोई वाली बात है, कराची बुरी तरह डिस्टर्ब है। कराची के अंदर अब जो खान साहब ने 5 से 6 चीजें हाईलाइट की हैं, अगर वो चीजें हम प्रॉपर तरीके से करने लग जाएं, देखिए सिंध गवर्नमेंट से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को सेकंड करता हूं, असद उमर साहब की बात को सेकंड करता हूं कि इन्हें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के बगैर हम डायरेक्टली खुद काम कुछ नहीं कर सकते, हम साथ मिलके करेंगे। और कराची का एक मेगा प्रोजेक्ट आना चाहिए, 2 साल 3 साल कोई टारगेट रखें। एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, लेकिन ये करना पड़ेगा। आप लांडी, कुरंगी, मलीर, सेंट्रल, किस किस एरिया का मैं नाम लूं, लोगों के घर डूब गए, बिजनेसेस डूब गए। आप मुझे ये बताएं जब कराची डिस्टर्ब होगा, यहाँ का ताजिर बुरी तरह डिस्टर्ब होगा, कहां से टैक्स देगा? बिल्कुल। और जो किल्लत है, यानी इस वक्त कहा जा रहा है शहजाद के ना सिर्फ ये कि कारोबारी जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो खुद अफेक्ट हुए हैं, चीज़ों की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, गोदानों में रखा हुआ सामान सारा डूब गया है, बड़ी तशवीश सूरत हाल है। शाहज़ा जी एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आके बात आप ही से शुरू करूंगी। जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। गेट टू अस, मतलब कोई गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती उस एरिया के अंदर कि वो हमारे घर तक पहुंच के हमें कुछ पहुंचाएं। तो मैं यही कहती हूँ। और अब बेचारे जो हमारे सामने सारे जो टी मार्ट है, हिना आरिफ सैलॉन है, निकोस है, इन लोगों का जो इस वक्त हशर हुआ है, वो तो मतलब देख के ही इंसान कहे कि इनका बेचारे हाउ आर दे गोइंग टू रिकवर। घर है, चले चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन आई जस्ट फील कि देखें आप, हम इतना करते हैं और इतने टैक्सेस पे करते हैं, हम सारा कुछ करके करते हैं, जब हम लगे हुए हैं, हमें पता है कि गटर्स बंद है और उनको करवाना है ठीक, तो बाकी लोगों को नहीं समझ आ रही है कि ये चीज पहले करा ले। कब से प्रेडिक्शंस आ रही थी। सारा यहाँ पे एक अहम बात यह है कि सिर्फ एक कारोबार की, यानी सिर्फ आपके असासे हैं, आपसे मुंसलिक जितने लोग हैं और जिनका घर इससे चलता है, यानी कितने लोग आपकी DHA की जो सैलॉन है, जो ब्रांच है, उससे मुंसलिक होंगे, उनका इस वक्त जरिए आमदन का क्या हाल है? हाउ आर दे फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्टाफ को काम पे रख सकेंगी, यानी उनको कंटिन्यू कर सकेंगी कुछ माह, इवन विदाउट द सैलॉन वर्किंग? देखिए ये सिचुएशन हम ऑलरेडी पैंडेमिक के टाइम पे फेस कर चुके हैं, और वी हैव 2 ब्रांचेस, वन इज इन गुलिस्तान जौहर, वन इज इन DHA मेन इत्तेहाद कमर्शियल। तो हम लोग जाहिर सी बात है, हमारा बीइंग इट्स नॉट अबाउट कि हम जो लॉस है वो हमें बेयर करना है, लॉस हम सबको बेयर करना है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी ना किसी तरह अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेट करें, कॉज इवेंचुअली हम अकाउंटेबल है अल्लाह ताला के साथ, हमें किसी और को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है। जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम यही चाहते हैं कि फिर हम उनको रिलोकेट करेंगे डेफिनेटली, जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे। पैंडेमिक में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। देखिए सिद्रा, प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी तरह की कराची वाले जो है स्पेशली प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस कर जाते हैं, लेकिन बात ये कि कब तक, किस लेवल तक। बाहर के मुल्क में अगर टैक्स दिए जाते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं बाहर के लोगों से, कि अगर हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस वो लोग पे करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। यहाँ पे पेंडेमिक में हमें कुछ भी फैसिलिटेट नहीं किया। हमने जो भी हमारी जो रिटेन अर्निंग्स थी, हमने सारी अपनी सैलरीज पे लगा दी थी, अपने सैलून के स्टाफ पे घर बैठ के 0 सेल पे हमने उनको सैलरीज दी थी। अब अगेन स्टार्ट करने ही वाले थे, तो ये वाली सिचुएशन आ गई है। डेफिनेटली उनको कंपनसेट करेंगे, जौहर ब्रांच में उनको शिफ्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करके हम मैनेज करेंगे, लेकिन हम अपने आप तक सब लोग अपने ऊपर क्यों मैनेज करें? हमारी गवर्नमेंट की, हमारे ऑफिशियल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि बाकी बाहर के ममालिक में टैक्स पे करने के बाद उनको मिलती है, लेवरेज किया जाता है। हमारे यहाँ पे कभी भी लेवरेज नहीं किया जाता हमें। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको मैं शहजाद आपके पास भी लाना चाहूंगी। वफाकी हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। एहसास प्रोग्राम उसमें शामिल है, उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम उसमें शामिल है, जिसमें इसी कारोबारी तबके को यानी इस तरफ रिझाने के लिए कि वो अपना कारोबार खुद सेटअप करें, मुलाजमतों की तलाश में ना रहें। क्या उनमें से कुछ
फंड्स रिलीफ के तौर पे इस तरफ डायरेक्ट किए जा सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने खुद इशारा दिया, कराची का कारोबारी तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात हुई थी। हमने उन्हें ये सारे सजेशन दी थी, उन्होंने मान भी ली थी। इंशाल्लाह कराची के लिए 2 से 3 दिन के अंदर ओवरऑल एक अच्छा सा एक पैकेज आने वाला है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसको सियासत से बालातर होकर पूरे कराची में इस चीज़ को फैलाएं और लोगों को रिलीफ मिले। और ये बात मैं यहाँ एक और रिक्वेस्ट में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने वैसे भी की है, मैं करूँ, केई को भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, फेडरल को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें तो ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। जो चीज़ हमारे इख्तियार में हमें रिलीफ देना चाहिए। ये जो हमारे ताजिर हैं, ये जो हमें टैक्सेस देते हैं, ये हम पे एतमाद करते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, कराची इस वक्त ओवरऑल डिस्टर्ब हुआ है। तमाम बिजनेस एरियाज, तमाम फैक्ट्रीज के एरियाज सब डिस्टर्ब हुए हैं। और इसके लिए हमें कोई स्पेशल इनके लिए रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए ताकि ये अपने पाँव पे वापस खड़े हों, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपको पता है हमारा मजदूर, दिहाड़ीदार तबका, वो सब डिस्टर्ब होगा। अच्छा शहजाद, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा विजुअल्स और वीडियोस सर्कुलेट कर रही थी जिसमें लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारी नॉलेज में ये नहीं आ सका कि इनको इवैक्यूएट करके इनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स कहाँ बनाए गए हैं, यानी इनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा था? देखिए, डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, सिंध गवर्नमेंट का अपना तरीका था और फेडरल ने एनडी में बोला था। अभी तक जहां तक जो मेरी नॉलेज है, मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे एरिया में ऐसा नहीं आया कि हम बस निकाल कर उनको, वो कहते थे हमें ड्राई प्लेस में रख दें, हम अपने किसी रिश्तेदार के, बहन भाई के बच्चों के घरों में चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इसमें पहली मेरे ख्याल में जो रिक्वायरमेंट ये थी कि ड्राई प्लेस पे ले जाएं, फिर हमारा जो अपना एक सोशल इनहेरेंट सिस्टम है उसके तहत लोगों की मदद की गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा इस बात पे भी गुफ्तगू करेंगे कि अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हर जमात इस वक्त ये कह रही है कि जिस तरह की कुदरती आफत का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन का हमें सामना है, इससे पॉलिटिक्स से बालातर होकर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम कितना तैयार हैं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साल 2020 में हम हर एक से एक ही सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल सी की तरफ कब जाएंगे। एक के बाद एक ऐसा लगता है इम्तिहान और आजमाइश हमारे सामने आती चली जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि लोगों ने इस दफ़ा रेजिलिएंट होने की जो बात कराचीइट्स की करते हैं उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें रेजिलिएंट ना बोलें, हमें तमगा ना दें, वी आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और हमें बार बार ये कह के कि जी हमें अगर चोट लगती है हम अपने आप को खुद ही झाड़ पहुँच के खड़े हो जाते हैं, दोबारा काम करने लगते हैं। ऐसे अब मामला चलेंगे नहीं। शाज़िया क्या कहती हैं, जो रेजिलिएंट कहा जाता था, आपको लगता है कि इसको एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे भी हालात होते हैं, थोड़ी दिन बातचीत होती है लेकिन फिर दोबारा सारे लोग भूल भाल के कराची को उसको हाल पे छोड़ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि मैं कह रही हूँ कि हम किससे सवाल करें। आपको पता है हम ड्रामास फिल्म्स बनाते हैं, हम कैमरा डीएचए में किसी एक कॉर्नर में लेकर आए, हमें वही नहीं आती कि डीएचए की गाड़ी कहाँ से आती है, उनको कहाँ से खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पे कैमरा है, वो कैमरा उठाएंगे और वो उसको लेके जाएंगे और वो फिर हमें उस पर फाइन लगाएंगे। हमें डीएचए में कहीं शूट करना है, हमसे 2 लाख रुपए वो परमिशंस के लेते हैं। हम हर चीज उनके लिए करते हैं, ठीक है चले वो भी कर लेते हैं, काम है हमने करना है। यहाँ पे मतलब हमें दूर दूर तक कुछ कोई हेल्प करने कोई नजर नहीं आ रहा कुछ भी करने के लिए। मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा बताती हूँ, कल मैंने और बजाते हैं आफ्टर, आज 5वां दिन है बाय द वे, देयर इज नो लाइट और पानी अभी भी तकरीबन है वहाँ। रात को हम मैंने और बजाते कल बहुत थक हार के हमने फाइनली स्टेटस लगाया, अब तक हम चुप बैठे हुए थे। जिब्रान नासिर का रात को हमें फोन आया कोई 12 बजे के करीब, उसने कहा मैं अभी आप लोगों के इलाके में जा रहा हूँ। वो 2 बजे रात को ट्रक्स लेके हमारे बुखारी कमर्शियल पे गए। अब अगर ऐसे लोग ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट द अथॉरिटीज, जिनके पास तो और ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जिनको हम पे करते हैं, वो किधर हैं? पीपल लाइक हिम, ही रात को 2 बजे वो हमारी गली में आए हैं बेचारे, इतना पानी है कि वो कितना हद तक निकाल सकते हैं। बट उनको ये लगा, उन्होंने फोन किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, घर का एड्रेस पूछा, वहां पहुंचे बुखारी कमर्शियल, बट वहां इतना पानी है कि वो अकेले उनकी बस की बात नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा वो आज और टीम लेकर आए। अच्छा शाज़िया, इसमें ये भी देखें ना कि जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, अगर आज भी आप सिर्फ जिब्रान की बात कर रही हैं, बट पूरे शहर में अगर देखा जाए छिपा की सर्विसेज, जेडीसी, ईदी, अगर ये ना हो तब तो मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किलात का अंबार कई गुना ज़्यादा होता। शहजाद क्या कहेंगे,
हुकूमती मशीनरी, हमारे सिस्टम्स वर्सेस ये वॉलंटियर्स, यानी ऐसे तो लगता है कि वॉलंटियर्स बहुत बेहतर काम कर रहे हैं हमसे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें सलाम की जरूरत है, सब कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ शाजिया की बात पे थोड़ी सी हैरानकुन बात ये हो रही है, 3-4 दिन से मैं अपने घर में सही तरह सोया नहीं। मैं रोड्स पे था, मैं लोगों को घर में खाना पहुंचा रहा था, क्या फेस 4 क्या वो मशीनें अपने पैसों से अपनी जाती उससे हमने लगाई हुई थी। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हमारा 2 से 3 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। देखिए आपके घर आ गए, फोटो सेशन कर लिया, पानी तो नहीं निकला ना, नहीं हम ना फोटो सेशन हुआ ना फोटो सेशन हुआ, घरों में जाके उन्होंने सिर्फ पूछा तस्वीरें खिंचवानी है या वीडियोस बनानी है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो सोशल मीडिया पे एक आप हाइप तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। ये मैं किसी पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मशीनें लगाई, लोगों के घरों में गए, जहां जहां पोल से कई के साथ उनके साथ बैठे रहे, जहां जहां से लाइट ऑन हो सकती थी, जहां उन्होंने कहा कि नहीं आप अगर गारंटी देते हैं तो हम ऑन कर देते हैं, कल को अल्लाह ना करे को हलाकतें हुई तो आप जिम्मेदार होंगे, वहां हमने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। जहां हम कर सकते थे हमने किया, जहां नहीं कर सकते थे वहां हमने हाथ खड़े कर लिए। मैंने सबको खुद एक्सक्यूज किया, मैंने सॉरी पानी निकलेगा ही नहीं, मैं मोटर लगा के तस्वीरें खिंचवा दूंगा, वीडियो बना लूंगा, मेरी वाह वाह हो जाएगी। वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि जब तक बरसाती नाला जो कि समंदर में जा रहा है से बात हुई थी, उन्होंने कहा यकीनन ये तो 90 साल में इतनी ज़्यादा भारी बरसात पहली दफ़ा हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनके ज़माने में भी बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, ना सिर्फ नालों की सफाई लेकिन नालों के करीब पंप्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त, और उन पंप्स के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो तो जनरेटर्स पहुँचाए जाते थे। एक दफ़ा बारिश हो जाए, पानी खड़ा हो जाता था, मशीनरी नहीं हिल सकती थी। जी मैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात का इस बात का इजाफा कर दूं, ये लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। 38 या 36 नाले हैं, बड़े छोटे हैं 500, सब पे इंक्रोचमेंट है। आपको पता है 12 लाख घर, मैंने जो अपना 50 से 60 लाख बंदा रहता है, 10 से 12 लाख घर है। बिल्कुल सही। आप इनको हटाते भी है ना तो आपको रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी, रेस्क्यू उनको करना पड़ेगा, उनको कहीं घर उत्पादन देना पड़ेगा। आप इमेजिन करेंगे ये नालों पे घर रातों रात बन गए। आप